इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड कप लाने में 28 ईयर्स लग गए और सेकेंड एजुकेशन पॉलिसीज़ लाने में 34 ईयर्स। हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नए एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आया था। उसके बाद जो सेकेंड पॉलिसी था वो 1986 में आया था। इसके बाद जो तीसरा एजुकेशन पॉलिसी या फिर तीसरा एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो आया है वो 2020 में आया है। लेटेस्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आया है इसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक 9 मेंबर की कमेटी ने ड्राफ्ट किया, जिसके चेयरमैन हैं के कस्तूरी रंगन, और ये हमारे फॉर्मर इसरो चीफ भी रह चुके हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो पहले एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें गवर्न करता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। सेकंड, GDP, पहले हमारा गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पे 1.6% ऑफ GDP ही इन्वेस्ट करता था, अब वो 6% तक इन्वेस्ट करेगा। तीसरा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाय 2035 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ इंडिया विल राइज अप टू 50%। अभी का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हाई स्कूल लेवल तक में क्या क्या चेंजेस आए देख लीजिए। पहले जो हमारा फॉर्मर 10+2 सिस्टम था, जिसमें बेसिक एज ऑफ लर्निंग था 6 ईयर्स, उसे चेंज कर दिया गया है 5+3+3+4, जिसमें बेसिक एज ऑफ लर्निंग हो गया है 3 ईयर्स। ये जो 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम है, इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड माना जाता है। पूरे फॉरेन कंट्रीज़ में यही सिस्टम यूज़ होता है। अब इसके बेसिस पे जो डिवीज़न है वो कुछ इस तरह है: फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। अब इसको एक एक को इंडिविजुअल देखो कैसे है। सबसे पहला फाउंडेशन, इसमें प्ले स्कूल के साथ साथ क्लास 1 और क्लास 2 तक का इंक्लूड किया गया है। तो इसके अंदर जो एज ग्रुप होगा वो होगा 3 से 8, और इसके जो अच्छे पॉइंट्स है वो ये है कि इसमें बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। और जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि इसका पूरा सिलेबस NCERT ड्राफ्ट करेगा। इसका मेन मोटो ये है कि बच्चों का स्कूल से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ्रेंडशिप करवाना, यानी बच्चों को स्कूल फ्रेंडली बनाना। अब सेकंड स्टेज देख लीजिए। सेकंड स्टेज है प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी भी 3 साल का है। ये स्टार्ट होगा क्लास 3 से, तो इसमें इंक्लूड होगा 3, 4 एंड 5। अब इसमें क्या चेंजेस हैं? इसमें एज ग्रुप होगा 8 से 11, और इसके जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि यहाँ से एग्ज़ाम्स इंट्रोड्यूस होंगे, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा। बच्चों की पढ़ाई मदर टंग में हो, ऐसा ऑप्शन भी दिया गया है। ऐसा बिलीव है कि बच्चे इस एज में अपने मदर टंग में चीज़ें जल्दी सीखते हैं, और ये पर्टिकुलर आइडिया जो है वो यूरोप से लिया गया है। यूरोप में बच्चों को एक पर्टिकुलर क्लास तक उनके मदर टंग में ही पढ़ाया जाता है ताकि उनको चीज़ें जल्दी समझ में आए। बट ये कहीं से भी कंपलसरी नहीं है। बच्चों के लिए इंग्लिश में पढ़ाना भी एक ऑप्शन है, बट इंग्लिश के साथ साथ बच्चों को उनके मदर टंग में पढ़ाने का भी एक ऑप्शन सारे स्कूल्स में दिया गया है। अब तीसरा जो है वो है मिडिल। इसमें क्लासेस 6, 7, 8, यहाँ से जो चेंजेस है बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे चेंजेस है। जैसे कि सबसे पहला, कोडिंग। स्कूलों में क्लास 6 से ही कोडिंग इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले कोडिंग जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता था वो क्लास 11-12 में होता था, वो भी तब जब हम लोग CS या IP ले, तो वो ना करके कुछ क्लास 6 से ही कोडिंग इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है ताकि बच्चे कोडिंग फ्रेंडली जल्दी हो सके। और उसके साथ साथ सेकेंड जो मेन पॉइंट है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग यहीं से ऐड कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, बच्चों को मैथ्स, साइंस और आर्ट्स के साथ साथ कोई एक इंडियन लैंग्वेज और संस्कृत, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है।
जो लास्ट स्टेज है सेकेंडरी, इसमें क्लास 9 से 12 तक का है। इसमें जो चेंजेस है वो बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी है। लाइक सबसे पहला जो स्ट्रीम सिस्टम था, फॉर्मर स्ट्रीम सिस्टम था, उसे हटा दिया गया है। अब बच्चों के पास चॉइसेस है, बच्चे अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। लाइक मैथ्स विद बायो ले सकते हैं, प्लस कोई एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बच्चे चाहे तो वो फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। और बच्चों का जो पढ़ाई का सिस्टम होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होगा, और एग्ज़ाम इसके जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज कंडक्ट होंगे। इसमें बोर्ड्स होंगे कि नहीं होंगे ये अभी तक श्योरिटी नहीं दिया गया है। क्या सिर्फ एकेडमिक्स से ही बच्चों के स्किल में डेवलपमेंट होगा? नहीं, इसलिए रिज़ल्ट में भी चेंजेस किया गया है। अब रिज़ल्ट बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, और इसका नाम रखा गया है परख। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, जहां बच्चे के एकेडमिक और उनके वोकेशनल और उनका एक्स्ट्रा करिकुलर, इन तीनों चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। इसको छोड़ के एक और चीज़, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर कहे ओवरऑल डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। और अगर ये सब चीज़ों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो बच्चों का ग्रोथ 12th तक के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगा, और बच्चे 12th क्लियर करते करते किसी एक स्किल में बहुत अच्छे से डेवलप्ड रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी क्या क्या चेंजेस आए उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा काम पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।